हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन को हम हिंदी में कहेंगे फसल का उत्पादन और मैनेजमेंट को हम हिंदी में कहेंगे प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है और कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लाव एट्सेट्रा इन द फील्ड। उनके अंकल एक किसान हैं और एक दिन अपने अंकल के खेत में पहेली और बूझो कुछ खेती करने वाले औजार देखते हैं, जैसे खुरपी, सिक्कल को हम हिंदी में हंसुआ या दराती कहते हैं, शॉवेल को हम हिंदी में बेलचा कहते हैं और प्लाव को हम हिंदी में हल कहते हैं। तो पहेली और बूझो अपने अंकल के खेत में ये सारे कुछ औजार को देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। बूझो जानना चाहता है कि इन औजार को कैसे और किस प्रकार, कैसे और किधर इसका प्रयोग किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सारे जीवों को भोजन की आवश्यकता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि कैसे हरे पौधे अपना भोजन खुद से कैसे बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं तैयार कर पाते, अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जानवरों को उनका भोजन किधर से प्राप्त होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। आप जैसा कि जानते हैं कि जीव भोजन से प्राप्त हुए एनर्जी को वो बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, पाचन की क्रिया, रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया और एक्सक्रेशन, उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए जीव को एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी इन्हें भोजन से प्राप्त होता है। एक्सक्रेशन का मतलब है जब जीव अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, तो इस प्रक्रिया को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। हमें भोजन प्लांट, पौधों से और जानवरों दोनों से प्राप्त होता है, या तो पौधों से या तो जानवरों से या फिर दोनों से प्राप्त होता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। चूँकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता है और इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, तो इन सारे लोगों को भोजन कैसे प्रोवाइड किया जाए, इन सारे लोगों को भोजन कैसे दिया जाए। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। भोजन को बड़ी मात्रा में उत्पादन करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इतनी बड़ी आबादी को भोजन देने के लिए समय समय पर उत्पादन और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर प्रबंधन और उसका वितरण करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice,
wheat and other food crops. Thus was born agriculture. इसमें आपको बताया गया है कि कृषि, एग्रीकल्चर को हम हिंदी में कृषि कहते हैं, और लोगों ने कृषि करना कब से शुरू किया? 10,000 BC तक लोग घुमंतु थे, मतलब ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भोजन और शेल्टर की तलाश में। वे कच्चे फल को, सब्जियों को खाया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे भोजन प्राप्त करने के लिए। बाद में उन्होंने खेती करना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने चावल उपजाना शुरू किया, फिर गेहूँ उपजाना शुरू किया, फिर दूसरे फसल उपजाना शुरू किया, और इस तरीके से लोगों ने खेती करना शुरू किया। लोग इस तरीके से कृषि लोगों ने करना शुरू किया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Friends, हम जान ले कि क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप को हम हिंदी में फसल कहते हैं। जब किसी एक प्रकार के पौधे को बड़ी मात्रा में उपजाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूं का फसल, केवल गेहूं के पौधे एक बड़े से खेत में लगा होगा और उसमें केवल गेहूं का ही पौधा होगा, इसी को हम क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फसल है वे अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सीरियल्स को हम हिंदी में अनाज कहते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जी और फल, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रोन। अब ये जो फसल है इनको क्लासीफाई किया जाता है, जिस सीज़न में ये उगते हैं उस हिसाब से इनको बांटा जाता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। भारत चूँकि एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वैरी करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये जलवायु का जो स्थिति है, परिस्थिति है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कितना वर्षा होता है कहाँ पे, तो ये वैरी करता है। एक जगह पे एक समान वर्षा, मतलब कि हर जगह पे एक समान वर्षा नहीं होता है, हर जगह का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है, हर जगह का तापमान एक समान नहीं होता है, हर जगह पे एक जैसा ह्यूमिडिटी नहीं होता है। इसीलिए भारत एक विशाल देश है और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है। एक जगह पे दूसरा क्लाइमेट है तो दूसरे जगह पे दूसरा क्लाइमेट है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब क्लाइमेट अलग अलग प्रकार का है, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे उस हिसाब से फसल उगाया जाता है। जैसे कश्मीर में, हिमाचल में सेब का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन वही सेब का उत्पादन हम दूसरे जगह पे हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र में आप बिहार चले आइए, चाहे दूसरे जगह पे चले आइए, महाराष्ट्र चले आइए, साउथ में चले आइए, तो वहाँ पे आप सेब का उत्पादन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा नहीं है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी दो प्रकार से सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स को बांटा गया है। दो प्रकार से क्रॉपिंग पैटर्न, दो प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न है। पहला है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स उन फसल को कहते हैं जिन्हें बरसात के समय बोया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन भारत में जून से सितंबर तक रहता है और इस सीज़न में हम पैडी हम राइस को हम कहते हैं, मेज, सोयाबीन, मेज मक्का,
सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सभी कुछ फसल हैं जो कि जून से सितंबर के बीच में होते हैं, मतलब बरसात में इनको उगाया जाता है। जून जुलाई में इनका बुआई होता है और सितंबर अक्टूबर में इनका काटा जाता है फसल को। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, जो जाड़ों के मौसम में जिनको उगाया जाता है उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, और ये अक्टूबर से मार्च होता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सभी कुछ फसल है जो कि रबी क्रॉप्स कहे जाते हैं, और ये अक्टूबर से मार्च के बीच में इनको उगाया जाता है और इनको काटा जाता है। अक्टूबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। इसके अलावा बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। गर्मियों के सीज़न में बहुत सी जगहों पे दाल और सब्जियों की खेती की जाती है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो जो सोच रहा है कि पैडी को मतलब राइस को हम जाड़े के मौसम में क्यों नहीं उगा सकते हैं। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। फिर पहेली बता रही है कि पैडी को बहुत ज़्यादा, राइस की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बरसात के मौसम में उगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फसल के उत्पादन में एक किसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक समय के अंतराल में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप पाएंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स करते हैं फसल को उत्पादन के लिए, वो बिल्कुल उन्हीं एक्टिविटीज़ के समान है जो एक्टिविटीज़ गार्डनर आपके गार्डन में करता है, या फिर आप अपने गार्डन में करते हैं खुद से कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने के लिए, सुंदर दिखने वाले कुछ प्लांट्स को उगाने के लिए। These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below। और इन एक्टिविटीज़ को, फसल को उगाने के लिए जो एक्टिविटीज़ किसान करते हैं या फिर कोई गार्डनर या फिर आप अपने गार्डन में करते हैं, तो उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। हालांकि गार्डन में तो हम क्रॉप का उत्पादन नहीं करते हैं। गार्डन में हम लोग छोटे छोटे कुछ थोड़ा छोटा छोटा क्यारी बना करके उसमें कुछ हम लोग बो देते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ सेम है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग और सातवां है स्टोरेज। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल के उत्पादन में ये सबसे पहला काम होता है जिसको किसान करता है, मतलब पहले मिट्टी को तैयार करता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ये पहला स्टेप होता है किसी भी फसल के उत्पादन में ये पहला स्टेप होता है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये महत्वपूर्ण काम में से एक, एग्रीकल्चर के कृषि के महत्वपूर्ण कामों, बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों में से एक महत्वपूर्ण काम है जिसमें कि मिट्टी को ढीला किया जाता है और मिट्टी को पलटा जाता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ऐसा करने से जो जड़ हैं वो मिट्टी के अंदर में गहरा वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil।
अगर मिट्टी ढीला होता है तो रूट्स, जड़ अगर बहुत अंदर भी चला जाता है तो उसको सांस लेने में उसको सहायता मिलती है, क्योंकि मिट्टी ढीला है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? क्यों मिट्टी को ढीला करने से जो जड़ होते हैं पौधों के, उनके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब मिट्टी ढीला हो जाता है तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं और अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो इनका ग्रोथ होने लगता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, ये छोटे छोटे जीवाणु और अर्थवॉर्म्स, इन्हें किसानों का दोस्त, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये आगे जो मिट्टी है उनको और ढीला करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस ऐड करते हैं जिससे कि मिट्टी और उपजाऊ हो जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड? लेकिन मिट्टी को क्यों ढीला किया जाता है और क्यों उसको पलटा जाता है? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water and air and some living organisms। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि मिट्टी के अंदर में मिनरल्स होता है, मिनरल्स को हम खनिज कहते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ जीव होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms। और इसके अलावा जो मरे हुए पौधे होते हैं और जो मरे हुए जानवर होते हैं, वो जो मिट्टी के अंदर में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको पूरा सड़ा देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इस प्रकार से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि मरे हुए जीवों में होते हैं वो वापस मिट्टी में चला जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स, ये सभी पोषक तत्व प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। चूँकि केवल कुछ ही सेंटीमीटर्स, मिट्टी के ऊपर के लेयर के कुछ ही सेंटीमीटर्स प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इसीलिए उसको पलटने से और उसको ढीला करने से जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर चले आते हैं और जिससे कि प्लांट उसको, उन पोषक तत्व को यूज़ कर लेते हैं। 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए फसल के उत्पादन में मिट्टी को पलटना और ढीला करना ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग और प्लाउइंग। ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को हम टाइलिंग या फिर प्लाउइंग कहते हैं, जिसमें कि हम मिट्टी को पलटते हैं या फिर ढीला करते हैं, पलटते हैं और ढीला करते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। हल के मदद से इस काम को किया जाता है, मिट्टी को ढीला करने का और पलटने का काम। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो हल होते हैं या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। अगर मिट्टी बहुत ही सूखा है तो उसके ऊपर हल चलाने से पहले उसको उसके ऊपर पहले पानी डाला जाता है। द प्लाउड फील्ड may have big clumps of soil called crumbs। अब जो जोता हुआ जो ज़मीन है उसमें मोटे मोटे मिट्टी के ढेले हो सकते हैं, उनको हम क्रम्स कह सकते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हो सकते हैं, उनको हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द सॉइल इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब वो जो क्रम्स है, वो जो बड़े बड़े ढेले हैं मिट्टी के, उनको तोड़ना आवश्यक होता है।
मिट्टी को फिर लेवल करना, उसको बराबर करना ज़रूरी होता है ताकि उसमें बीज बोने में आसानी हो। जो मिट्टी का जो लेवलिंग है उसको एक लेवलर से किया जाता है, या उसको हम पाटल भी कह सकते हैं। पाटल से मिट्टी को समतल किया जाता है। समटाइम्स manure is added to the soil before tiling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. कभी कभी मिट्टी को पलटने से पहले उसमें खाद मिलाया जाता है, और इससे क्या होता है कि मिट्टी को पलटने से पहले अगर हम खाद डाल देते हैं और उसके बाद हम मिट्टी को पलट देते हैं तो उससे मैन्योर मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाता है। जो खाद है वो अच्छे तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी मॉइस्टेंड मतलब थोड़ा गीला हो जाता है बुआई से पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वो सारे औजार को कहते हैं जो कि उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो कि किसान को खेती करने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर। बीज बोने से पहले ये जरूरी है कि जो मिट्टी के जो ढेले हैं उनको तोड़ना ज़रूरी है, तब जाकर के मिट्टी के ढेले तोड़ने से फसल का उत्पादन अच्छा होगा। और ये जो काम है मिट्टी के ढेले को तोड़ने का, क्लम्स को तोड़ने का जो काम है, वो काम बहुत सारे औजार हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। जो मेन टूल्स हैं वो प्लाव, हल, दूसरा है हो कुदाल को हम कहते हैं, और तीसरा है कल्टीवेटर। या मतलब ये तीनों चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। प्लॉ, हल को हम हिंदी में प्लॉ कहते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल। ये बहुत पहले के समय से यूज़ हो रहा है। हल को हम यूज़ करते आ रहे हैं मिट्टी को पलटने के लिए, खेत जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। हम लोग फर्टिलाइजर्स मिलाने में भी इसको यूज़ करते हैं, और वीड्स को हटाने में। वीड्स वो सारे अनवांटेड पौधे होते हैं जो कि मेन क्रॉप में कम्पीट करते हैं, तो प्लॉ को इनके लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। हल कैसे चलता है, तो एक जोड़ा बैल होता है या फिर दूसरे जानवर जैसे कि घोड़े और ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। ये है ट्रायंगुलर, ये है प्लाउशेयर, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, ये ट्रायंगुलर है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लाउ शैफ्ट। ये नीचे में लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, इसको हम प्लाउ शैफ्ट कहते हैं। ये वाला है प्लाउ शैफ्ट। ये है बीम जो कि बैल के ऊपर लगाया जाता है या फिर जिस जानवर का मदद ले रहे हैं हम खेती के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks.
अब ये जो शाफ्ट है उसके एंड में हैंडल है, ये है हैंडल, और इसको पकड़ के किसान खेती करता है। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. और दूसरा जो एंड है वो शाफ्ट का वो ऊपर में, ये है बीम, ये है ये वाला पार्ट है बीम, ये वाला पार्ट है बीम, ये दूसरा एंड ये यहाँ पे अटैच्ड है, और एक एंड जो है वो किसान के हाथ में रहता है। One pair of bulls and a man can easily operate the plow. हल को एक जोड़ा बैल और एक आदमी, ये तीनों चाहिए, अच्छे से ऑपरेट कर लेंगे। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. अब ये जो लकड़ी वाला जो हल है उसके जगह पे लोग आयरन का हल इस्तेमाल कर रहे हैं। हो हम कुदाल को कहते हैं। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल औजार है जिसको हम लोग वीड्स को हटाने के लिए या मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। इसको जानवर खींचता है। ये वाला जो दिया हुआ है ये प्लॉ है, यहाँ पे बेंट प्लेट, ये है बेंट प्लेट, ये है हैंडल, ये है ग्रिप, ये है बीम, इसके नीचे जानवर रहता है और जानवर इसको खींचता है। इस ग्रिप को पकड़ के नीचे दबाया जाता है और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम हो कहते हैं या फिर कुदाल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके अगले पार्ट में इसके आगे की चीज़ों को डालूँगा।